गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूरो सर्जरी में अभी लास्ट हमारे दो टॉपिक बाकी है, एक टॉर्जन और एक टेस्टिकुलर ट्यूमर्स और वेरिकोसिल। ये तीन टॉपिक अभी बाकी है हमारे। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉर्जन ऑफ टेस्टिस। जो टेस्टिकल है उसकी एक इमरजेंसी कंडीशन है, एक्सट्रीमली इमरजेंसी कंडीशन, दिस टॉर्जन ऑफ टेस्टिस very important clinically as well as for practicals and theories. तो torsion of testis है क्या? It is a condition in which testicle twists in such a way that its blood supply become compromised. हमने टेस्टिस की एनाटॉमी में देखा था कि ये टेस्टिस है, ठीक है, इसके साथ ऐसे एपिडाइमिस होता है, ठीक है, और फिर ऐसे स्पर्मेटिक कोड होता है, ठीक है। तो स्पर्मेटिक कोड के कंटेंट तुम सब लोगों ने सीखे होंगे क्लिनिकल में, हर्निया में, कि उसमें क्रीमास्टरिक मसल्स होते हैं, पास डेफरेंस होता है, टेस्टिकुलर आर्टरी होती है, पामरी प्लेक्सस ऑफ वेन्स होता है, ठीक है, जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनेटिव ह्यूमरल नर्व होता है, आर्टरी टू वास, ठीक है। तो ये जो कोड है उसमें है क्रीमास्टरिक मसल्स और जो क्रीमास्टरिक मसल्स जो होते हैं उसकी अटैचमेंट जो होती है वो ऐसे स्पाइरल होती है, स्पाइरल, ठीक है, ऐसे स्पाइरल अटैचमेंट होती है क्रीमास्टरिक मसल्स की अटैचमेंट। अभी जब एब्डोमिनल एंटी एब्डोमिनल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो साथ में इसका भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, और अगर विगोरसली कॉन्ट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो ये जो स्पाइरल, बिकॉज ऑफ द स्पाइरल अटैचमेंट, उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो है वो उस ऐसे ऊपर पुल हो जाता है, ठीक है। तुमने स्पाइरल बाइंडिंग की जो रिंग आती है, कभी तुमने बुक्स की स्पाइरल बाइंडिंग करवाई होगी, ठीक है, तो वो बुक्स की जो स्पाइरल बाइंडिंग होती है उसकी जो रिंग आती है ना, उसको तुम ऐसे खोल के रखोगे तो लंबी रहेगी, लेकिन जैसे ही तुम उसको प्रेस करोगे तो उसकी जो लेंथ है वो कम हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ होता है, इसकी बिकॉज ऑफ द स्पाइरल अटैचमेंट ऑफ द क्रीमास्टरिक मसल्स, विगोरसली कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो इसकी जो लेंथ है वो कम हो जाती है, लेंथ कम हो जाती है, तो उसकी वजह से ये जो टेस्टिस है ये इस डायरेक्शन में मूव हो जाता है, और ये जो पूरी ये एरिया है यहाँ से वो ट्विस्ट हो जाता है। अब अंदर आर्टरी है, आर्टरी अगर ट्विस्ट हो गई तो इसके आगे का जो ब्लड सप्लाई है वो हैम्पर हो जाएगा, ठीक है। अगर ब्लड सप्लाई हैम्पर हो गया तो वहाँ पे गैंग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है टेस्टिकुलर टॉर्जन में, कि जो ब्लड सप्लाई है वो हैम्पर हो जाता है, और ब्लड सप्लाई हैम्पर होने की वजह से वहाँ पे गैंग्रीन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हो रहा है टेस्टिकुलर टॉर्जन, गैंग्रीन हो रहा है, ट्विस्ट हो रहा है कॉर्ड, तो उसके लिए कुछ कॉजेज़ है जो हम देखेंगे आगे, लेकिन जो मेन जो एनाटॉमी है, जो मेन रीज़न है वो ये है कि बिकॉज ऑफ द स्पाइरल अटैचमेंट ऑफ द क्रीमास्टरिक मसल्स, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विल रिड्यूस, इट विल गो अप एंड द cord will twist, okay, in such a way that blood supply to the testis become hampered, okay। तो ये होता है टेस्टिकुलर टॉर्जन। ड्यू टू
twisting of testicle, blood supply get compromised. If not untwisted on time, blood flow to the testicle stops completely. Testicle will die. ठीक है, तो ब्लड जो कॉर्ड ट्विस्ट हो गया है उसको अगर अनट्विस्ट नहीं किया गया मैन्युअली या फिर एक्सप्लोर करके, मैन्युअली मतलब बाहर से स्क्रोटम को ऐसे मैन्युअली रोटेट करके हम कॉर्ड को अनट्विस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो सक्सेस रेट है वो अगर इनिशियल स्टेज में आ गया तो हो जाता है, या फिर अगर जल्दी आ गया तो उसको इमीडिएटली स्क्रोटल एक्सप्लोरेशन करके देख लो कि वे टेस्टिस की हालत कैसी है। अगर अच्छी है तो वी कैन कीप, अगर बुरी है गैंग्रीन हो चुका है तो वी हैव टू रिमूव। ठीक है, इफ़ नॉट अनट्विस्टेड ऑन टाइम। ठीक है, तो इफ़ टेस्टिकल अनट्विस्टेड विद इन 6 आवर्स ऑफ टॉर्जन स्टार्ट हुआ और उसके 6 आवर्स के अंदर अगर टेस्टिकल अनट्विस्ट हो गई तो टेस्टिकुलर सेल्वेज इज़ 100%। 6 घंटे के अंदर अगर हमने उसको अनट्विस्ट कर दिया तो टेस्टिकल है वो 100% बच जाएगा। ठीक है, इफ़ अनट्विस्टेड इज डिलेड फॉर 24 आवर्स साल्वाज रेट इज 20%। 24 घंटे के ऊपर अगर हो गया तो उसके बाद चांसेस कम होते जाते हैं। नॉर्मली जो टेस्टिस होता है दैट इज़ एंकर टू द बॉटम ऑफ द स्क्रोटम एंड इट कैन नॉट रोटेट। तो ये जो एंकर होती है टेस्टिस स्क्रोटम के साथ, उसके लिए 26-27 ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, तो 26-27 ईयर के बाद बहुत ही रेयरली होता है कि टेस्टिकल का टॉर्जन हो। ठीक है, तो यंग एज और 26 ईयर्स के पहले कभी भी टॉर्जन हो सकता है। दे आर प्रोन टू द टॉर्जन। 26-27 ईयर के बाद जो टेस्टिस है दैट विल एंकर टू द बॉटम ऑफ द स्क्रोटम, बहुत ही चिपक जाती है, बराबर। जो गुबर्निकुलम होता है वहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग होके वहाँ पे चिपक जाता है, तो उसके बाद वो टॉर्जन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। हो सकता है लेकिन चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, सेवरल एब्डोमिनलिटीज लीड्स टू द टॉर्जन ऑफ द टेस्टिस। जो कुछ एब्डोमिनलिटीज होती है जिसकी वजह से टॉर्जन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला है इन्वर्जन ऑफ टेस्टिस। मोस्ट कॉमन प्रेडिस्पोजिंग कॉज, सबसे बहुत ही प्रेडिस्पोजिंग कॉज है टेस्टिस और टॉर्जन ऑफ टेस्टिस का। इसमें क्या होता है कि एपिडिडाइमिस इज अटैच टू एंटीरियरली। नॉर्मली जो एपिडिडाइमिस होता है वो पोस्टीरियरली अटैचमेंट होता है। सो टेस्टिस इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट इट लाइज ट्रांसवर्सली और अपसाइड डाउन। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी फिगर ड्रॉ किया था इसमें, ठीक है, ये देखो कि ये नॉर्मल अटैचमेंट है। ठीक है, टेस्टिस जो एपिडिडर्मिस है वो पोस्टीरियरली अटैच होता है, लेकिन इन्वर्जन ऑफ टेस्टिस में क्या होता है कि जो एपिडिडाइमिस है वो ऐसे, ये उसकी जो ये पोस्टीरियर सरफेस पे अटैच था, ये उसकी एंटीरियर सरफेस पे अटैच हो जाता है ऐसे। उसकी वजह से क्या होता है कि टेस्टिस जो है वो या तो अपसाइड डाउन रहेगी, अपसाइड ऊपर की साइड है वो नीचे हो जाएगी, नीचे की साइड है वो ऊपर हो जाएगी, या फिर वो ट्रांसवर्सली अटैच रहती है, ट्रांसवर्सली। ठीक है, तो एक ही रीज़न है कि एपिडाइमिस है वो पोस्टीरियरली अटैच ना होने के बजाय एंटीरियरली अटैच होती है। तो टेस्टिस विल प्लेस्ड इन सच अ वे दैट इट लाइज ट्रांसवर्सली और अपसाइड डाउन। तो ऐसी कंडीशन में टेस्टिस जो है वो इजीली रोटेट हो सकती है। और एक ये होता है कि जो टेस्टिस होता है उसका एक रोटेशन होता है वो एक्सियल रोटेशन होना चाहिए। एक्सियल मतलब एक्सिस के साथ, जो उसकी एक्सिस होती है, ठीक है, ये उसकी टेस्टिस है
तो ये उसकी एक्सिस है, तो उसके एक्सियल रोटेशन होता है, मतलब ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, बट तभी तो ट्विस्ट होगा। ठीक है, तो पहला है इन्वर्जन ऑफ टेस्टिस, दूसरा है बेल क्लेपर एबनॉर्मलिटीज़। इसमें क्या होता है कि जो ट्यूनिका वजाइनालिस होता है उसका हाई इन्वेस्टमेंट होता है। नॉर्मली जो ट्यूनिका वजाइनालिस होता है, मान लो कि ये टेस्टिस है, ठीक है, ऐसे कॉर्ड निकलता नहीं है, लेकिन ये सिर्फ समझने के लिए ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ कि मान लो कि यहाँ से कॉर्ड जा रहा है, तो जो ट्यूनिका वजाइनालिस है वो नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे अटैच होता है, ऐसे नॉर्मली। ये जो ऊपर मैंने कॉर्ड दिखा रहा है वो ऐसा नहीं होता है, लेकिन सिर्फ समझने के लिए अभी ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसको गलत मत समझ लेना। ये नॉर्मली ट्यूनिका वजाइनालिस होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो ट्यूनिका वजाइनालिस है वो ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे एंड होता है। तो क्या होता है कि जो अंदर टेस्टिस है उसको रेंज ऑफ मूवमेंट ज़्यादा मिलती है। जब भी किसी को रेंज ऑफ मूवमेंट ज़्यादा मिलती है तो वो हरकतें करता ही है। अगर मैं तुम्हारा क्लास लेने क्लासरूम में आऊँ, मैं तुमको कुछ बोलूँगा नहीं, आपको रेंज ऑफ मूवमेंट ज़्यादा दे दी, तो तुम लोग कुछ भी हरकतें करोगे, आवाज़ करोगे, बातें करोगे, होता है ना ऐसा। तो ऐसा ही ये टेस्टिकल करती है कि इसको रेंज ऑफ मूवमेंट ज़्यादा मिलती है, तो उसकी हरकतें बढ़ जाती है और वो मोर प्रोन टू द टॉर्जन। ठीक है, तो इसकी अगर हम फोटोग्राफ्स देखेंगे, हाई इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्यूनिका वजाइनालिस विच एक्ट एज अ मिजेंट्री थ्रू विच टेस्टिस कैन रोटेट। ये देखो, ये ट्यूनिका वजाइनालिस यहाँ पे एंड हो रहा है, लेकिन ये एपिडिडाइमिस के ऊपर एंड हो रहा है, बस एपिडिडाइमिस के ऊपर एंड हो रहा है, देखो ये। और फिर यहाँ पे ऐसे टेस्टिस ने हरकत की और यहाँ पे टॉर्जन हो गया। ये देखो ये कैसे अटैच हुआ है नॉर्मली, और ये कैसे टॉर्जन होता है, तो कैसे क्या हो जाता है, ऐसे ट्विस्ट हो जाता है कॉर्ड। ये बेल क्लेपर एबनॉर्मलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मली ट्यूनिका वजाइनालिस का अटैचमेंट है, और अगर हाई अटैचमेंट हुआ तो ऐसे बेल क्लेपर एबनॉर्मलिटी होती है। ये देखो, ये जो पिंक कलर का है ये नॉर्मल अटैचमेंट ऑफ द ट्यूनिका वजाइनालिस, लेकिन ये अटैचमेंट ऐसे हुआ है यहाँ तक, यहाँ तक। तो यहाँ पे अंदर जो टेस्टिकल है वो हरकत करेगा, वो रोटेट हो जाएगा, ठीक है, और उसमें टॉर्जन हो सकता है। अदर कंडीशन में क्या है कि प्रेजेंस ऑफ गैप बिटवीन बॉडी ऑफ टेस्टिस एंड एपिडिडाइमिस, टेस्टिस ट्विस्ट ओवर एपिडिडाइमिस। जो टेस्टिकल है तो नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे अटैचमेंट रहता है, ऐसे एपिडिडाइमिस का, बराबर ऐसा होता है अटैचमेंट नॉर्मली। लेकिन क्या होगा कि अटैचमेंट जो है वो ऐसा होगा और इसमें ठीक है ऐसा गैप रहेगा। तो ये जो गैप है वो फेवर करेगा टॉर्जन के लिए। मोर गैप बिटवीन एपिडिडाइमिस एंड टेस्टिकल। ठीक है, दूसरा है कि सेपरेशन ऑफ एपिडिडाइमिस फ्रॉम द बॉडी ऑफ टेस्टिस। कुछ ट्रॉमा हुआ तो मान लो कि ये जो है वो यहाँ से सेपरेट हो गया, ठीक है, सॉरी, मान लो कि ये और ये दोनों
सेपरेट हो गए, तो टेस्टिस इजीली रोटेट हो सकती है। सेपरेट होने में पूरे के पूरा टोटली सेपरेट नहीं हो जाता, बराबर, लेकिन जो ऊपर से ऐसे वेसल्स आती है तो वो अटैच रहती है, तो वो ट्विस्ट हो जाती है फिर, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ एपिडिडाइमिस फ्रॉम द टेस्टिस, तो पहला था हमारा रीज़न कि इन्वर्जन ऑफ टेस्टिस, पोस्टीरियर अटैचमेंट ऑफ द एपिडेमिस इज अटैच्ड एंटीरियरली, नॉर्मली पोस्टीरियरली होता है तो एंटीरियरली अटैच हो जाता है। बेल क्लिपर एब्नॉर्मलिटी, हाई इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्विनिका वजाइनालिस, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ गैप बिटवीन बॉडी ऑफ टेस्टिस एंड एपिडिडाइमिस एंड सेपरेशन ऑफ एपिडिडाइमिस फ्रॉम द बॉडी ऑफ टेस्टिस, जो मैंने बताया था कि स्पाइरल अटैचमेंट ऑफ द क्रीमास्टरिक मसल। So heavy straining precipitates torsion due to the vigorous contraction of cremaster muscle which is attached spirally. ये कब होता है? Lifting heavy weight, sexual intercourse और spontaneously during sleep, बराबर। स्पॉन्टेनियसली ड्यूरिंग स्लीप भी हो सकते हैं। बच्चा हिस्ट्री देगा 16 साल का 17 साल का बच्चा कि सो रहा था, वो अचानक पेशेंट को अचानक पेन स्टार्ट हुआ, इतना ज़्यादा पेन होगा उसको वहाँ कि पेशेंट टेस्टिस को टच भी नहीं करने देगा, उसको वॉमिटिंग हो जाएगी, ठीक है। बाद में आए थे क्लिनिकल फीचर्स। स्पाइरल अटैचमेंट ऑफ क्रीमास्टर मसल फेवर्स रोटेशन ऑफ टेस्टिस अराउंड इट्स वर्टिकल एक्सिस, जो मैंने फिगर डॉक्टर के बताया था, वर्टिकल एक्सिस के अराउंड वो रोटेट हो जाती है। तो विगोरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रीमास्टर मसल फॉलोइंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स, मतलब लिफ्टिंग हेवी वेट, सेक्सुअल इंटरकोर्स, स्पॉन्टेनियस ड्यूरिंग स्लीप, और अगर कॉन्स्टिपेशन है पेशेंट को तो उसमें भी हो सकता है। जो भी कंडीशन एब्डोमिनल वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करती है बहुत ज़्यादा, वो सब चीज़ यहाँ पे प्रेसिपिटेट कर सकती है। रोटेशन जो होता है राइट टेस्टिस का क्लॉकवाइज होता है, लेफ्ट टेस्टिकल का एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि जब उसकी हम ट्रीटमेंट करेंगे तो ट्रीटमेंट में मैनुअल रोटेशन में हमको यही देखना है, बराबर। तो जो राइट टेस्टिस है वो इस डायरेक्शन में रोटेट होगी, लेफ्ट टेस्टिस है वो एंटी क्लॉक में रोटेट होगी, बराबर। तो मतलब जब हमारे ट्रीटमेंट पार्ट आएगा तो अगर मैनुअली रोटेट करना है तो राइट टेस्टिस को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और लेफ्ट टेस्टिस को क्लॉकवाइज घुमाएंगे ट्रीटमेंट के लिए, बराबर। तो वो डीरोटेट हो जाएगी। ये इसलिए समझा रहा हूँ, जब ट्रीटमेंट में आएगा कि भाई राइट टेस्टिस को एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट टेस्टिस को क्लॉकवाइज घुमाना है तो वो डीरोटेट हो जाएगी। तो इसके लिए तुमको ये पता होना चाहिए कि भाई जो एक्सियल रोटेशन होता है दोनों तरफ का, वो किस डायरेक्शन में होता है, तो इस डायरेक्शन में होता है। राइट टेस्टिस का क्लॉकवाइज, लेफ्ट टेस्टिस का एंटी क्लॉकवाइज। तो उसको डीरोटेट करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। अब क्लिनिकल फीचर्स जो है, तो एज ग्रुप इज़ 10 to 25 ईयर्स। जैसे पहले बताया कि 26 ईयर की एज तक टेस्टिस फिक्स हो जाती है, तो उसके बाद रोटेट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इफ़ अनडिसेंडेड टेस्टिस कैन अकर बिफोर 10 ईयर्स ऑल्सो। अनडिसेंडेड टेस्टिस में जो टेस्टिस होती है वो ज़्यादा ऊपर हैंग होती है, तो वो कभी भी रोटेट हो सकती है। सडन एगोनाइजिंग पेन इन ग्रॉइन एंड लोअर एब्डोमेन, बहुत ही ज़्यादा पेन होगा और पेशेंट को नोजिया एंड वॉमिटिंग होगी। तुमको लगेगा कि इसलिए जब हम क्लिनिक में देखते हैं कि पेशेंट जब भी कोई एब्डोमेन का केस आता है तो उसके एक्सटर्नल जेनिटलिया देखना ही पड़ता है, बराबर है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का जो पॉइंट्स है उसमें लास्ट में होगा कि वॉच द एक्सटर्नल जेनिटलिया। ये क्यों देखना है? ये इसलिए देखना है कि पेशेंट एब्डोमिनल पेन के लिए आएगा, उसको टॉर्जन हो गया है, तुमने पेशेंट का एक्सटर्नल जेनिटलिया एक्सपोज नहीं किया,
तुम पालपेट करोगे, हाँ एब्डोमेन में पालपेट हो, यहाँ पे टेंडरनेस हो रही है, चलो इसका हम सोनोग्राफी करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं, बराबर। तुम सोनोग्राफी करवाने भेजोगे, सोनोग्राफी वाला तो बोलेगा कि हाँ पेट का है कंडीशन, तो पेट की सोनोग्राफी कर लो। तो वो पेट की सोनोग्राफी करेगा, उसमें कुछ नहीं आएगा, कुछ आएगा पेट की सोनोग्राफी में जब तक वो स्क्रोटम नहीं खोलेगा, स्क्रोटम को एक्सपोज नहीं करेगा। तो पेट की सोनोग्राफी नॉर्मल आ जाएगी, तुम्हारे पास आएगा पेशेंट, तो लिख दो कि दवाई लेनी है बस, कुछ होगा पेन, फूड पॉइजनिंग होगा, एसिडिटी होगा, बच्चा पेन लेके घर चला जाएगा। एनालिसिस लिख दोगे तो पेन कम हो जाएगा, बाद में दूसरे दिन वापस आएगा कि पेन और बढ़ रहा है, बराबर। और तब तक तो टेस्टिस पूरी डैमेज हो चुकी होगी। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है एक्सटर्नल जेनिटलिया को देखना ऑन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। पेशेंट को सडन agonizing pain in groin and lower abdomen and nausea and vomiting. On examination, there is the tenderness, edema and redness of scrotal skin. डेमिंग साइन आती है ये कि टेस्टिस लाइज हायर ड्यू टू ट्विस्टिंग ऑफ कॉर्ड एंड स्पाज्म ऑफ क्रीमास्टर। जो मैंने बताया कि स्पाइरल अटैचमेंट होता है, जो स्पाइरल बाइंडिंग की जो रिंग होती है उसको हम प्रेस करेंगे तो उसकी लेंथ कम हो जाती है। तो अगर कॉर्ड की लेंथ कम हो जाएगी तो टेस्टिस को वो ऊपर पुल कर लेगी ना, समझ गए। क्योंकि स्पर्मेटिक कॉर्ड में जो स्पाइरल अटैचमेंट होता है क्रीमास्टरिक मसल का, तो वो अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ ज़्यादा तो उसकी लेंथ कम होगी, तो टेस्टिस विल रिमेन हायर देन द ऑपोजिट, दैट इज डेमिंग साइन। क्रीमास्टर रिफ्लेक्स जो करते हैं वो लॉस्ट हो जाएगा। कैन पाल्पेट द ट्विस्टेड कॉर्ड, जो पाल्पेट दोनों तरफ के कॉर्ड को अगर हम पाल्पेट करेंगे तो जो जिस तरह की पैथोलॉजी है वहाँ का जो कॉर्ड है वो पूरा पाल्पेट भी होगा तुमको। जो अनट्विस्ट होता है ना, वो जो नॉर्मली जो क्या बोलते हैं जिसको थ्रेड होता है उसको हम पाल्पेट करते हैं तो स्मूथ होता है। वो थ्रेड में अगर हम 3-4 नॉट लगा देंगे तो वो हमको नॉट पाल्पेट होगी, तो नॉट जैसा पाल्पेट होगा ये कॉर्ड। डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम क्या क्या रख सकते हैं कि एक तो एपिडिडाइमोऑर्काइटिस, स्ट्रेंगुलेटेड इंग्वानल हर्निया, और एक एग्जामिनेशन में हमको ये चीज़ देखने की पेशेंट को तुम चेक करोगे तो पेशेंट जो टेस्टिस को टच भी नहीं करने देगा, इतना ज़्यादा पेन होता है। एपिडिडाइमोऑर्काइटिस, जो एपिडिडाइमिस एंड टेस्टिस का इन्फ्लामेशन होता है वो भी ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये होती है कि जब हम पेशेंट को सुला के स्क्रोटम को लिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे जो एपिडिडाइमोऑर्काइटिस में वहाँ पे एडिमा होता है, वो फ्लूइड होता है, वो शिफ्ट हो जाता है पेरिटोन ऊपर की तरफ। तो अगर हमने ऐसे लिफ्ट किया सुला के स्क्रोटम को तो पेन विल रिड्यूस। टेस्टिकुलर टॉर्जन में पेन वैसा का वैसा ही रहता है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग साइन होती है। स्ट्रेंगुलेटेड इंग्वानल हर्निया, ये भी ऐसे ही नोजिया वॉमिटिंग और पेन के साथ ही आता है, तो ये भी एक हो सकता है। मम्स ऑर्काइटिस, इडियोपैथिक स्क्रोटल एडिमा एंड एपेंडेज ऑफ टेस्टिस। एपेंडेज ऑफ टेस्टिस मतलब जो एपिडिडाइमिस होती है और टेस्टिस, वो दोनों के बीच में टेस्टिस के साथ में एक एपेंडेजेस बनते हैं। एपेंडेजेस मतलब जैसे स्किन में स्किन टैग होते हैं, ये टेस्टिस है, ठीक है, ये एपिडिडाइमिस है, ऐसे जो एपेंडेजेस है वो ऐसे बनेंगे, ऐसे, ठीक है। तो ये भी ऐसे पेन कर सकते हैं। तो ये उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। इसमें एपिडेमोऑर्काइटिस है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो दोनों एपिडेमोऑर्काइटिस और टॉर्जन, वो दोनों बहुत ही कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इसमें ये टेस्ट करना है कि टेस्टिस को ऊपर लिफ्ट करना है, अगर पेन कम हुआ तो एपिडेमोऑर्काइटिस, पेन ज़्यादा हुआ तो टेस्टिकुलर टॉर्जन, ओके। बाकी स्ट्रैंगुलेटेड इंग्वानल हर्निया, मम्स ऑर्काइटिस, इडियोपैथिक स्क्रोटल एडिमा, एपेंडेजेस ऑफ द टेस्टिस। इडियोपैथिक स्क्रोटल एडिमा हुआ तो वो इतना टेंडरनेस नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे, टोटल ब्लड काउंट करवाएंगे, WBC काउंट ज़्यादा रहेगा बिकॉज ऑफ द इन्फ्लामेशन। एंड वहाँ पे अगर गैंग्रीन हो चुका होगा, गैंग्रीन स्टार्ट हो चुका होगा तो वहाँ पे पेन इन्फेक्शन होगा और वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा और काउंट बढ़ जाएंगे। डॉपलर स्टडी ऑफ स्क्रोटम टू लुक फॉर टेस्टिकुलर आर्टरी पल्सेशन एंड अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। तो डॉपलर स्टडी करनी है स्क्रोटम की,
टेस्टिस की जो वास्कुलरिटी है वो चेक करने के लिए, टेस्टिकुलर आर्टरी में पल्सेशन आ रहे हैं कि नहीं कि वो देखने के लिए। और अगर तुमने टेस्टिस को मैन्युअली डीरोटेट कर दी है एक्सप्लोर किए बिना, तो बाद में उसको सोनोग्राफी करो, देखो कि भाई वास्कुलरिटी पहले नहीं थी, अब क्या है, वास्कुलरिटी आ गई है कि नहीं है। ठीक है, अब ट्रीटमेंट में क्या करना है कि इट बेस्ड ऑन द क्लिनिकल ग्राउंड, कैन रोटेट मैन्युअली बट इफ़ एनी डाउट एक्सप्लोर इमीडिएटली। जब हम रोटेट करते हैं मैन्युअली तो क्या होता है कि इनिशियल स्टेज में तो टेस्टिस रोटेट और डीरोटेट हो गई, तो उसका जो मोर्टालिटी रेट है टेस्टिस का वो कम हो जाएगा। लेकिन बाद में अगर आज रात को पेशेंट आया, तुमने डीरोटेट कर दिया, ऐसे स्क्रोटम खोले बिना ऐसे डीरोटेट कर दिया मैन्युअली सर्जरी के बिना, तो आज रात पेशेंट को एडमिट रखो, ऑब्जर्वेशन में रखो, उसकी सोनोग्राफी करवा लो। अगर सब कुछ ठीक है तो दूसरे दिन उसकी ऑर्किडोपेक्सी तो करनी ही करनी है, और ऑर्किडोपेक्सी दोनों साइड करनी है। ठीक है, जब भी डाउट है तो डू स्क्रोटल एक्सप्लोरेशन, चेक वायबिलिटी, इफ़ वायबल अनट्विस्ट द कॉर्ड। अनट्विस्ट करने के बाद देखो कि भाई पल्स आर्टरी बराबर, आर्टरी में ब्लड जा रहा है कि नहीं, बराबर उसकी कलर चेंज ठीक हो गई कि नहीं। डू ऑर्किडोपेक्सी ऑन बोथ साइड, क्योंकि ये कंडीशन जो होती है वो बायलेटरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो एक साइड में अगर टॉर्जन हुआ दूसरी साइड वापस हो सकता है। अगर वायबल नहीं है, टेस्टिस ब्लैक हो चुकी है, कलर चेंज हो चुका है, तो डू ऑर्किडेक्टमी विथ कंसेंट। ठीक है, और ऑपोजिट साइड में ऑर्किडोपेक्सी कर दो। ये उसकी ट्रीटमेंट है। ये एक फ़ोटो है, ये देखो यहाँ पे जो ये कॉर्ड है वो ट्विस्ट हो चुका है और ये टेस्टिकल दिख रही है, इट लुक्स हेल्दी, वो इतना गैंग्रीन जैसा दिख नहीं रहा है। तुमको ये फ़ोटो इसलिए दिखा रहा है कि तुमको पता चले कि क्या क्या होता है कलर चेंज। इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है टेस्टिस में, बराबर, तो इस स्टेज में हम इजीली डीरोटेट करेंगे और फिर ऑर्किडोपेक्सी कर देंगे। इस स्टेज में हम क्या करेंगे, डीरोटेट करेंगे और देखेंगे कि भाई कलर चेंज होता है कि नहीं। अगर ओटी में अवेलेबल है अल्ट्रासोनोग्राफी तो डॉपलर करके वहाँ पे उसकी वास्कुलरिटी चेक कर सकते हैं। अगर कलर चेंज इसमें भी मोस्टली वापस रिटर्न हो जाएगा, इतना ज़्यादा डैमेज हुआ नहीं है। अब ये देखो, ये पूरा ब्लैक हो चुका है, इसमें डायरेक्टली वी हैव टू डू ऑर्किडेक्टमी। ये पूरी ब्लैक हो चुकी है, ये भी पूरी ब्लैक हो चुकी है, बराबर। तो ये जो भी ऐसे दिखता है तो इसको डायरेक्टली हमको ऑर्किडेक्टमी कर देनी है। ठीक है, ये कंपैरिजन है कि नॉर्मल टेस्टिस और ये गैंग्रीनस टेस्टिस, बराबर। तो ऐसे होती है कलर चेंजेस। ठीक है, तो टॉर्जन ऑफ टेस्टिस बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, थियरी में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तुमको याद रखना है स्पाइरल अटैचमेंट ऑफ क्रीमासेरिक मसल ऑन द कॉर्ड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है एग्ज़ाम में, ये वर्ड दिखना ही चाहिए। दूसरा वर्ड है एक्सियल रोटेशन, ये वर्ड भी दिखना ही चाहिए, बराबर। और जो हम करेंगे, जो मैंने 4 डिफॉर्मिटी बताई वो कि इन्वर्जन ऑफ टेस्टिस, बेल क्लेपर डिफॉर्मिटी, फिर पेन, नोजिया एंड वॉमिटिंग, डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। कोई अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू।